Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be starting with a new series for your class 12 NCERT Legal Studies book. The series is being curated for your CBSE Board 2026 examination. लास्ट ईयर आई डिड अ वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर क्लास 12 लीगल स्टडीज़ और शायद आपने वो वीडियोस देखे भी होंगे एंड इट वाज माय फॉल्ट कि मैंने आपके साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं किया. लॉट मैनी स्टूडेंट्स केप्ट ऑन कमेंटिंग एंड केप्ट ऑन मेलिंग और मैसेजिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, ये आपने किया है, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, प्रेज भी मेरे को काफ़ी किया है, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ फॉर क्लास 12 लीगल स्टडीज़. आई वॉज जस्ट लाइक कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बना देंगे, अभी ये वीडियो पढ़े तो है. ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो था. बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ चेंजेस क्या क्या है लास्ट ईयर के मुकाबले. सबसे पहला चेंज तो आपको यहाँ पे ही दिख रहा होगा कि आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन डिजाइंस. ठीक है, डिजाइंस के ऊपर मैंने काफी काम किया है. पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो न्यू बुक के हिसाब से है. एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है लास्ट ईयर भी उसी के हिसाब से था, इस साल भी उसी के हिसाब से है. ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी विल बी कवर्ड. लास्ट ईयर कुछ जगह कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे ये जो पहला यूनिट है इसके अंदर ही कुछ केस लॉज वगैरह रह गए थे, जैसे वो ऑलियम गैस लीक केस है, उसके अलावा वैक्यूलर पॉल्यूशन केस है, इस तरीके के बहुत सारे केसेस है. ठीक है, वो रह गए थे. इस बार मैंने ये मेक श्योर किया है कि सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है वो कवर किए जाए और आपको अच्छे से समझाए जाए. ठीक है, सो दिस विल बी माय मोडस ऑपरेंडाई फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज. इसके जो लेंथी यूनिट्स है जैसे यूनिट 1 जुडिशरी, एडीआर, यूनिट 2 और यूनिट 6 इंटरनेशनल लॉ, ये हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे. बाकी सारे के सारे वीडियोस वन शॉट हो गए. तो टोटल 18-19 वीडियोस लेक्चर्स वाले और उसके अलावा स्ट्रेटेजी और गाइडेंस वाले 2-4 वीडियोस. तो ये 21-22 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनने वाली है और आज उसका ये पहला वीडियो है. ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई गेस यू नो मी ऑलरेडी. माई नेम इज सौरभ राज भिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रेडिशंस दैट वी फॉलो इन आवर लेक्चर्स. तो एनसीईआरटी लेक्चर के अंदर हम जनरली पहले ये देख लेते हैं कि कॉन्टेंट्स क्या क्या रहेंगे, कि आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं. ऑल्दो इट माइट साउंड अ बोरिंग पार्ट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता तो होना चाहिए ना एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे कि अगला टॉपिक कौन सा आने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. उसके बाद लोअर जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी. उसके बाद में एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये वाला जो टॉपिक है इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन डिटेल इन द यूनिट 2. आपका जो एडीआर वाला यूनिट है ना उसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया. इसके अंदर बस एक ग्लिम्स लेंगे, ठीक है, एक ग्लांस लेंगे इसका. उसके बाद में लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं तो वो हमें याद करने पड़ेंगे. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50, प्रोविजंस रिलेटिंग टू जजेस, मतलब सैलरीज कहाँ से आती है, उसके अलावा रिटायरमेंट की एज क्या है, इनको हटाया कैसे जा सकता है. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें. उसके बाद रोल एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. देन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, लैंडमार्क केसेस, सुओ मोटो पावर एंड एमिकस क्यूरे. ये लास्ट ईयर बिल्कुल मैंने डिस्कस नहीं किए थे, ये मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे. ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने नए इंसर्ट किए इस साल. उसके बाद में रोल्स ऑफ हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स. ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हम डिस्कस करेंगे और जो एक्चुअल प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर के एंड में मैं आपको पार्ट 2 के कंटेंट्स बता दूंगा. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज आप देखिए कि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स लॉ इनेक्टिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. ठीक है, तो अगर हमारे देश की सरकार की हम बात करें तो हमारे देश में जो सरकार चलती है दैट फॉलोज अ फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. आप इस इन्फोग्राफिक के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना हुआ है और यहाँ पे जो कर्नाटका वाली विधानसभा है ना बेंगलोर के अंदर, उसकी फोटो बनी हुई है. बट अगर हम जुडिशरी की बात करें तो ये सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, येट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी कंप्राइजिंग ऑफ कोर्ट्स टू एडमिनिस्टर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल लॉज. तो हमारे यहाँ पे सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर पे चलती है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन जुडिशरी जो है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है. तो कोई भी अगर हाई कोर्ट है वो इंडिया के जो लॉज है जैसे बीएनएस हो गया या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया उसके ऊपर भी अपना जुरिस्डिक्शन रखती है, जबकि उस पर्टिकुलर
स्टेट की गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बना रखा है, जैसे मैं राजस्थान से हूं, ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने रेंट और टेनेंसी रिलेटेड इश्यूज के लिए एक आरआरसीए नाम का कानून बना रखा है, जिसका नाम है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो राजस्थान हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल लॉज पे भी है, उसके अलावा आरआरसीए टाइप के जो लोकल लॉज है उनके ऊपर भी इनका ज्यूरिसडिक्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फेडरल स्ट्रक्चर की तरह, गवर्नमेंट की तरह डिसइंटीग्रेशन नहीं है, या फिर हायरार्किकल सिस्टम तो है, ठीक है, हायरार्की तो चलती है, बट एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। उसके बाद में इसके नीचे 25 हाई कोर्ट है एट स्टेट लेवल विच फंक्शन फॉर वन और मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि सबसे बड़ा जो कोर्ट है हमारा, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज द एपेक्स कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट की फोटो यहाँ पे बनी हुई है, राजस्थान हाई कोर्ट के पुराने बिल्डिंग की फोटो यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद में इनके नीचे भी बहुत सारी हायरार्की होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर देयर, ठीक है, विच आर पॉपुलरली नोन एज लोअर कोर्ट्स। और हाई कोर्ट जरूरी नहीं है हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा और उसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के लिए भी फंक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, दैट हैज पावर ओवर स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, जबकि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा एज वेल एज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद में टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स देयर एग्जिस्ट स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स टू एडजुडिकेट सेक्टर स्पेसिफिक क्लेम्स सच एज लेबर, कंज्यूमर एंड टैक्स डिस्प्यूट्स। तो इन कोर्ट्स की फंक्शनिंग को सप्लीमेंट करने के लिए, सबसे ऊपर देखो सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, ठीक है, इनको सप्लीमेंट करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बने हुए होते हैं। अब ट्राइब्यूनल्स का मतलब मैं आपको बताऊं, इट इज स्पेसिफिक कोर्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसे मान लो टैक्स का ट्राइब्यूनल है, वहां सिर्फ टैक्स से रिलेटेड केस जाएगा और कोई केस वहां पे नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जैक्टली लिखा हुआ है, एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद कर लेना, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और यहां पे एक चीज देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद में इसने रिप्लेस किसे किया है, तो देखो ब्रिटिश टाइम पे एक तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था और जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल, इनके पिक्टोरियल डिपिक्शन यहां बने हुए हैं, ठीक है। इनको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया 28 जनवरी 1950 को। उसके बाद में उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रिवी काउंसिल जो है, जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल है, दैट यूज्ड टू बी ऑन द एपेक्स, मतलब टॉप ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस दैट, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टूड इन 1950 इनविसेज द सुप्रीम कोर्ट विद अ चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 8 जजेस थे, ठीक है। 1 + 7, 1 इज द सीजेआई प्लस 7, ठीक है। तो इसको मैं सीजेआई भी कर सकता हूं। तो टोटल 8 जजेस हमारे पास थे, 7 तो नॉर्मल जजेस और 1 सीजेआई। फिर उसके बाद में जो जजेस के नंबर को बढ़ाने की पावर है वो दी गई पार्लियामेंट को। तो यहां पे देखो पार्लियामेंट वाज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। आज के डेट में जो टोटल नंबर ऑफ जजेस है वो 34 है, इंक्लूडिंग द सीजेआई। तो इट इज 33 + 1 जो है वो सीजेआई है, 33 नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जजेस है, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस टू 33 फ्रॉम 30। तो लास्ट बार जब इस नंबर को बढ़ाया गया था वो था 2019 के अंदर, और लॉ का नाम क्या था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। और इंडिया के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उनका नाम है जस्टिस H.J. कानिया, ठीक है। ये चीज आप थोड़ी सी याद रख लेना, H.J. कानिया, जस्टिस H.J. कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और शुरुआत में कितने जज थे, 7 थे। 1950 के अंदर ये बना था 28 जनवरी को। अभी 34 जजेस है और जजेस के नंबर को बढ़ाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स आर देयर। अब ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल के ऊपर फंक्शन करते हैं। ईच हाई कोर्ट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट, अ यूनियन टेरिटरी और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखो हाई कोर्ट्स जो है इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे। ये जो येलो लाइन के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसको 3 तरीके से डिकोड करते हैं। या तो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन किसी एक स्टेट के ऊपर होगा, या फिर एक से ज्यादा स्टेट के ऊपर होगा, या फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी के ग्रुप के ऊपर भी हो सकता है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट है, दैट हैज ओनली ज्यूरिसडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली।
समझ गए? इस तरीके के सीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 25 हाई कोर्ट्स आर देयर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़, ठीक है। बिलो हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट्स के नीचे देखिए एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट्स फंक्शनिंग एज सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एज वेल एज ट्राइब्यूनल्स। अब हाई कोर्ट्स के नीचे क्या क्या होता है, तो एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होती है जिनको लोअर कोर्ट्स कहा जाता है, जिसमें सिविल केसेस के लिए सिविल कोर्ट्स होते हैं, सिविल केसेस आर रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल्स, जबकि क्रिमिनल केसेस आर रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। उसके बाद में ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक कोर्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। उसके बाद में देखिए मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता एंड इलाहाबाद आर द फर्स्ट 4 ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पास हुआ था 1861 के अंदर, कौन से साल में? 1861 के अंदर। और 1862 के अंदर ये 4 हाई कोर्ट बने थे, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता और इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1862 आप याद रख लेना, ठीक है। 1862 के अंदर तो ये हाई कोर्ट बने थे, और जो हाई कोर्ट्स एक्ट है इंडिया का वो 1861 का है, ठीक है। उसके बाद में जो न्यूएस्ट हाई कोर्ट है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट है, ये 1 जनवरी 2019 को बनाए गए थे, ठीक है। तो कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट की इमेजेस यहां पे लगी हुई है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट है जो न्यूएस्ट है, ये 1 जनवरी 2019 को बनाए गए थे, ठीक है। आई गेस यू आर डन एंड डस्टेड विद हाई कोर्ट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर लोअर कोर्ट्स और द लोअर कोर्ट्स इन हायरार्की विच वर्क्स बिलो द हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए लोअर जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग बिलो द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट काम करते हैं ना, उनको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कहते हैं। ईच जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ठीक है। तो यहां पे देखो हर स्टेट के अंदर एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट मतलब ऐसे मान लो कि 2 बहुत छोटे जिले हैं, 2 बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है उन दोनों डिस्ट्रिक्ट का एक ही सेशंस कोर्ट हो, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कोई बहुत बड़ा जिला है, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो जयपुर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जयपुर इज काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब 50-60 लाख पॉपुलेशन होगी जयपुर सिटी की, और जयपुर के रूरल एरियाज भी है उसी जिले के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि जयपुर को 2 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी बांट दिया जाए, ठीक है। अब जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट है उसको हेड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हेड करता है, ठीक है। ये यहां पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इसको हेड करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज है, जब ये इंसान, सेम इंसान क्रिमिनल केस सुनेगा तो इसे सेशंस जज कहा जाएगा, और वही इंसान अगर कोई सिविल केस सुन रहा है तो इसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इन मेट्रोपॉलिटन एरिया दिस जज इज डेजिग्नेटेड एज मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज। जैसे मैंने आपको जयपुर सिटी का एग्जांपल दिया था ना, तो वहां पे इन्हें मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज अपीलेट पावर्स एंड सुपरवाइज ऑल लोअर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर की अगर हम बात करें तो इनके पास अपीलेट पावर भी होती है, मतलब अगर मान लो इनसे भी छोटे जो कोर्ट होते हैं ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिनमें छोटे मोटे केस आते हैं 1-2 साल की सजा वाले, अगर वहां पे कोई गलती हो जाए तो अपील जो है वो सीधे हाई कोर्ट के पास ना जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये इनका सुपरविजन भी करते हैं, डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करना लोअर कोर्ट के अंदर, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही काम होता है। सिविल जज इंक्लूड जूनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज, ठीक है। तो ये हायरार्की होती है सिविल जजेस की, और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर इन्हीं लोगों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लोअर जुडिशरी, आई गेस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग माई प्रोजेक्ट ऑफ क्लैट। तो आई एम बेसिकली डूइंग क्लैट वीडियोज एज वेल गाइस, ठीक है। You must have been associated with me since a long period of time, and I am planning to do current affairs हर महीने के लगभग 4-5 वीडियोस, ठीक है। जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर की मैगजीन आती है ना, उसके अंदर अलग अलग नीश लिखे हुए होते हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कई आ जाती है, साइंस एंड टेक आ जाता है। तो इस तरीके से मैं दिसंबर 2025 के जीके से ही इस तरीके की वीडियोस क्रिएट करूंगा। मैंने अगस्त सितंबर के अंदर ये ट्राई भी किया था। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स अगस्त पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 4-5 वीडियोस के अंदर आपका पूरा महीने का करंट अफेयर्स कवर, ठीक है। इस तरीके की वीडियोस मैं पूरे साल क्रिएट करूंगा, दैट इज करंट अफेयर्स फॉर क्लैट। उसके अलावा मैंने वीडियोस बनाए लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर क्लैट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हैं। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, और नए वीडियोस भी मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर इन माई चैनल डिस्क्रिप्शन। वहां पे अगर आपको कोई और चीज भी मेरे से चाहिए, अगर ऑन डिमांड भी कोई वीडियो बनाना है, अब मैं बना सकता हूं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे की क्लैट के अंदर रैंक कम आई है इस बार, ठीक है, और काउंसलिंग में मेरी हेल्प चाहिए, वेकेंट सीट्स के अंदर मेरी हेल्प चाहिए, तो भी आप मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम 3 मार्च को है। ये वीडियो आप शायद
हो सकता है 2 मार्च को देखो, 1 मार्च को देखो, तब भी चांसेस होते हैं, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर लेना, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो, इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, सेलिएंट फीचर्स के अंदर 2 टॉपिक्स है। पहला है इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन और दूसरा है एडवर्जेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। हमने कॉमन लॉ सिस्टम को अडॉप्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। यहां पे क्या होता है कि जो जजमेंट्स डिलीवर किए जाते हैं ना जजेस के द्वारा, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग लॉज बन जाते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक आपने सुना होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस के अंदर ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया था या क्रिमिनलाइज कर दिया था, तो वो आगे चल के लॉ बन गया, ठीक है। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ है, ठीक है। राम मंदिर वाला जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो जजमेंट्स हैं उनकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है। प्रेसिडेंशियल वैल्यू मतलब कोर्ट का पुराना जजमेंट, उसको देख के नए जजमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। सारे हाई कोर्ट को उनको फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट्स को भी उनको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में पार्लियामेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास भी लॉ मेकिंग पावर है और इसे ही हम कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन फिलिंग अप द गैप्स इन लॉ। कई जगह ऐसे होता है कि लॉ साइलेंट होता है या फिर गैप होता है। जैसे आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर हमारे पास कोई खास लॉज नहीं बने हुए, ठीक है। मान लो कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, अब उसके ऊपर हमारे पास कोई लॉ तो है ही नहीं। अगर लॉ नहीं है तो मतलब जिसने स्कैम किया उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जुडिशरी विल फिल दैट गैप इन द लॉ। जुडिशरी कोई जजमेंट देगा, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देगा, उसकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है। हो सकता है लोकसभा आगे चल के उसके ऊपर लॉ बना दे, बट फिलहाल जो गैप है लॉ के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट फिल करेगा। उसके बाद में अंडर कॉमन लॉ जुडिशरी कैन मेक लॉज थ्रू जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। ये मैंने आपको समझाई दिया। जबकि एक सिविल लॉ कंट्रीज भी होती है, ये थोड़ी अलग है, ठीक है। कॉमन लॉ और सिविल लॉ अलग डिमार्केशन है। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ वो अलग डिमार्केशन है, ठीक है। 2000 ब्रांचेस ऑफ लॉ, दीज आर स्कूल्स ऑफ लॉ। तो इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री, जबकि सिविल लॉ कंट्रीज आर लाइक जर्मनी, रशिया। यहां पे क्या होता है कि सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास लॉ मेकिंग पावर्स होती है। कोर्ट के जो डिसीजंस है उनकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू या फिर बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी के अंदर सबसे पहले इंडिया इज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन based on British principle and the judges have law making power over here. Now moving forward, India as a India following adversarial model of dispute resolution. So courts in India follow the adversarial system of adjudication rather than inquisitorial model followed in the civil law countries. तो इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, एडवर्जेरियल सिस्टम चलता है। मतलब इसके अंदर जो सेंटर स्टेज है वो जज का ना होते हुए वकील का होता है, ठीक है। एडवोकेट हैज द सेंटर स्टेज इन द क्रिमिनल ट्रायल और अ सिविल ट्रायल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस। यहां पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और उसके अलावा सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह एक वकील कर रहा होता है। जज इज जस्ट एन इवेल्युएटर, वो बस एडजुडिकेट करता है, इवेल्युएट करता है, जो जिसकी साइड बेटर लगी उसके फेवर में जजमेंट दे देता है, ठीक है। जबकि इंक्विजिटोरियल मॉडल में क्या होता है, जज हैज अ सेंट्रल रोल, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है इंक्विजिटोरियल मॉडल द जजेस प्ले मोर प्रोएक्टिव रोल, जबकि एडवर्जेरियल मॉडल जो इंडिया में फॉलो होता है, यहां पे देखो इन एन एडवर्जेरियल मॉडल रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज बिकम वाइटल वेयर दे प्रेजेंट देयर केसेस बिफोर न्यूट्रल जजेस, ठीक है। तो लॉयर्स का रोल यहाँ पे ज्यादा होता है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। तो लीगल ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो देखो दे आर बेसिकली द प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ लीगल एडवाइजर है ही इज नॉन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। उसके अलावा पावर्स क्या क्या है, उसके अलावा और कौन कौन से पर्क्स इनको मिलते हैं, और स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है। तो देखो अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76। तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, याद रख लेना आर्टिकल 76 है। ये लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, ठीक है। दे आर बीइंग असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल्स एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जबकि अटॉर्नी जनरल is a constitutional post under article 76 appointed by the president. उसके बाद में देखो the position of the solicitor general and these are not recognized in the constitution, ये मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया के जो पहले अटॉर्नी जनरल थे ही वाज मिस्टर MC सेटलवाद, ठीक है। MC सेटलवाद नाम था इनका।
और मैं एनएलयू में जब पढ़ता था, एनएलयू जोधपुर के अंदर, तो मेरा जो हॉस्टल था उसका नाम भी एमसीएस हॉस्टल था, एमसी सेतलवाद हॉस्टल, तो इनके नाम पे ही मेरे हॉस्टल का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76 बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं। ही कैन अटेंड पार्लियामेंट का सेशन एज वेल, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते वहां पे। और उसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और इंडिया के पहले जो अटॉर्नी जनरल थे, ही वाज मिस्टर एमसी सेतलवाद। उसके बाद में बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। तो जैसे ये सेंट्रल लेवल पे है, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो सीनियर लॉ ऑफिसर या चीफ लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ही इज द एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, जिस भी स्टेट के अंदर अपॉइंट करना है। उसके बाद में चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट परफॉर्म ड्यूटीज लाइक रिप्रेजेंटिंग द स्टेट बिफोर द कोर्ट्स। अगर सरकार के ऊपर कोई भी केस लग जाए तो ये सरकार को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल्स होते हैं। दे आर बीइंग असिस्टेड बाय हुम? एडिशनल एडवोकेट जनरल्स। अगेन एडिशनल एडवोकेट जनरल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो यहां पे देखो आपको आर्टिकल कौन कौन से याद करने हैं। आर्टिकल 76, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सेतलवाद। उसके बाद में स्टेट लेवल पे आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इतना आपको याद रखना है। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next topic, that is independence of judiciary as a safeguard of the constitution। तो ये आर्टिकल 50 के अंदर लिखा हुआ। आर्टिकल 50 इज इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज डीपीएसपी, ठीक है। मेरे क्लैड वाले वीडियोस के अंदर डीपीएसपी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पड़ा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज द रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ये चलता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों को अलग अलग काम करना है। उसके बाद में इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड क्रिएटिंग फ्री एंड फेयर सोसाइटी। तो अगर जुडिशरी को फ्री रखा जाएगा, इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहेगा, ठीक है। मतलब सरकार हो या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, सारे के सारे कानूनी प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके बाद में गुड गवर्नेंस इंश्योर रहती है, फ्री एंड फेयर सोसाइटी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब रीजंस क्या है स्पेशल स्टेटस ग्रांट करने के? तो देयर आर 4 रीजंस। सबसे पहला काम क्या है? जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज लिंक्ड टू रोल एज द वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी। तो जुडिशरी इज बेसिकली अ वॉच डॉग इन द डेमोक्रेसी। कोई भी विंग गवर्नमेंट की, अगर एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, ढंग से काम नहीं कर रही, तो जुडिशरी विल कम इनटू प्ले एंड दे विल मेक श्योर दैट दे वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके बाद में इन ऑर्डर टू इंश्योर constitutionally guaranteed freedoms are interpreted as per the true constitutional philosophy, ठीक है। judiciary has been kept free from any external pressures। तो जो भी freedoms और जो भी rights हमें granted है वो एकदम constitution के makers के frame of mind के हिसाब से चले, true constitutional फिलोसॉफी के हिसाब से उनका इंटरप्रिटेशन हो, इसलिए जुडिशरी को फ्री रखा गया है। जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल, दैट्स व्हाई दे शुड बी इंडिपेंडेंट। एंड फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वाइटल फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? कि सारे के सारे काम भारत के अंदर कानून के हिसाब से ही करने पड़ेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट अ प्राइम मिनिस्टर इज देयर, ठीक है, ही हैज 400 सीट्स इन लोकसभा, 200 सीट्स इन राज्यसभा एंड हिज बेस्ट फ्रेंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए कोई लॉ बनाना मुश्किल काम होगा? नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। बट मैंने क्या बोला कि लॉ बनाना है, ऐसे नहीं आदेश देना है। बादशाह हिंदुस्तान नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? पहले लोकसभा में बिल पेश करो, फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट का साइन कराओ, तभी वो लॉ बन सकता है। और अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो जुडिशरी विल कम इनटू प्ले, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोविजन रिलेटिंग टू जजेस। तो देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तो हमने बात कर ली। अब ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई जज को इतनी पावर दे रखी है, लेकिन उसको फ्रीडम भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि भाई मेरे को बोला आपके पास ये पावर है, ये पावर है, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैंने कुछ भी किया, मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने जॉब से निकाल दिया, फिर मैं काम क्यों करूंगा भाई? ऑब्वियस बात है ना, मैं इंडिपेंडेंटली काम क्यों करूंगा? तो फ्रीडम्स के साथ साथ कुछ राइट्स भी होने चाहिए, तभी वो फ्रीडम्स अच्छे से एक्सरसाइज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस मैंडेट जजेस इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। ये सारे के सारे लीगल प्रोविजंस है, वो इनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? रिटायरमेंट एज फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है 65 है, हाई कोर्ट के लिए 62 है।
इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता इनके ऑफिस से। सिर्फ दो ग्राउंड्स हैं, पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पार्ट 2 जो आएगा इस लेक्चर का उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंपीचमेंट का प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में लीगल प्रोसेस इज केप्ट स्ट्रिंजेंट टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ जजेस। तो जो इनको रिमूव करने का प्रोसेस है, इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो दो तरीके से इन्वोक किया जा सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इतना डिफिकल्ट बना रखा है इस प्रोसेस को ताकि ये लोग आराम से अपना काम कर सके। उसके बाद में सैलरीज और अलाउंसेज है, ये फिक्स है और लेजिस्लेचर इसे कम नहीं कर सकता। ये अपनी सैलरीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डिराइव करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से डिराइव करते हैं हाई कोर्ट जजेस। इनकी सैलरीज को फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा किसी भी सिचुएशन में कम नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में लगी नहीं है, तो इनकी सैलरीज जनरली कम नहीं करी जा सकती बाय लेजिस्लेचर और बाय एग्जीक्यूटिव एनी पर्सन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ये इंश्योर करते हैं कि जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करे, ठीक है। जजेस को ये सारे के सारे राइट्स हमने दे रखे हैं। उसके बाद में अगला जो चीज है वो है जुडिशियल इम्यूनिटी। इसी का जो अगला टॉपिक है वो है जुडिशियल इम्यूनिटी। जुडिशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी जज ने कोई गलत जजमेंट दे दिया, सपोज दैट मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूं, ठीक है। अब कोई क्रिमिनल केस आया तो सेशन जज, ठीक है, वही इंसान सेशन जज होता है, ठीक है। तो मैंने मर्डर के चार्ज के ऊपर उसे फांसी की सजा दे दी, ठीक है। लेटर ऑन जब उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया तो पता चलता है कि भाई इस इंसान ने तो मर्डर किया ही नहीं था। अब मेरे को कोई भी सजा नहीं मिलेगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन मेरे ऊपर कोर्ट पे केस नहीं होगा कि इन्होंने गलत जजमेंट दिया था, ठीक है। तो जुडिशियल इम्यूनिटी क्या होता है, द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ जजेस हैज बीन केप्ट इम्यून फ्रॉम एग्जामिनेशन बाय अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स, मतलब गवर्नमेंट हो या फिर और कोई कोर्ट हो, कुछ भी हो, जज के ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग चीज है, हो सकता है हाईकोर्ट मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठा दे, बट बाकी मेरे ऊपर कोई केस वगैरह इस मामले में नहीं हो सकता। दिस इज जुडिशियल इम्यूनिटी। कंडक्ट of judges of both Supreme Court and High Court cannot be discussed in the Parliament और State Legislature, ठीक है। कोई भी जज का दिया हुआ कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता, सिवाय एक चीज के, वो है इंपीचमेंट प्रोसीजर। इंपीचमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज, ठीक है। अगर कोई रिमूवल का मोशन चलता है ना तो डिस्कस हो सकता है इनका कंडक्ट, अदरवाइज इनका कंडक्ट डिस्कस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ऑथोराइज्ड टू हैव इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना स्टाफ हायर कर सकता है, नए लोगों को रख सकता है, पूरा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर रहेगा, ठीक है, और पैसा सरकार देगी। उसके बाद में इट इज फर्दर ऑथराइज टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर स्टाफ ऑफ द कोर्ट, डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशन, ठीक है। तो सारे के सारे स्टाफ को सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकता है। देयरफॉर वन कैन कंक्लूड दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली कन्फर्ड प्रोटेक्शन। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज रोल एंड द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है केस को सुनने की पावर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एन एडजुडिकेटिंग एज वेल एज इंटरप्रेटिंग अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो काम होते हैं, पहला है एडजुडिकेशन, मतलब किसी केस को सुनना और उसका डिसीजन देना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अगर कोई भी लॉ वेग या एम्बिगुअस है, समझ में नहीं आ रहा, या फिर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी के अंदर कोई कंफ्यूजन है, उसको इंटरप्रेट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये सारे के सारे जुरिसडिक्शन इसके है। पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, वो केस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे और किसी कोर्ट की पावर नहीं है इन केसेस को सुनने की, ठीक है। तो ये होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। मान लो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में केस हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। उसके अलावा मान लो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कोई केस हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आर्टिकल कौन सा, 131 याद कर लेना। उसके बाद में अपीलेट जुरिसडिक्शन, अपीलेट बोले तो अपील के रूप में केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। सिविल केसेस के अंदर अपील जाती है 132 आर्टिकल के अंडर, क्रिमिनल केसेस के अंदर आर्टिकल इज 133, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर आर्टिकल इज 134 और स्पेशल लीव पिटीशन इसका आर्टिकल 136 है। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये केस इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाना चाहिए, ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के अंडर एक एसएलपी लगाऊंगा। एसएलपी का मतलब क्या होता है, स्पेशल लीव पिटीशन। अब अगर एसएलपी एक्सेप्ट हो गई तो मेरा केस सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, अदरवाइज वो केस उस हाई कोर्ट में ही चलता रहेगा, ठीक है। देन वी हैव एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, मतलब अगर किसी मतलब भारत के राष्ट्रपति को अगर कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट से तो दे कैन सीक द लीगल एडवाइस, इसको हम एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज पीआईएल, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जस्टिस पीएन भगवती ने यह जजमेंट दिया था। तो इसमें क्या है कि अगर कोई इंसान पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई केस फाइल करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। पहला केस कौन सा था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और जजमेंट दिया था जस्टिस पीएन भगवती ने, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। रिट
ज्यूरिसडिक्शन रिट रेमेडीज जो है वो हम यूनिट 5A के अंदर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 रिट पिटिशन है आर्टिकल 32 के अंदर। अदरवाइज वो मेरा जो क्लैट वाला कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके लेक्चर 2 के अंदर डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है, सारी की सारी। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, पक्का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 रिट पिटिशन है, मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंट एंड सर्शियरी। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो इन रिट पिटिशंस को यूज किया जा सकता है। एंड फाइनली प्रोविजन ऑफ लीगल एड, ठीक है। सो दीज आर द रोल्स एंड jurisdictions ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब एडवाइजरी jurisdiction को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और कुछ केस लॉज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 143 the president may seek advisory opinion of supreme court on questions of a law or fact or public importance। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया या फिर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय है वो भारत के राष्ट्रपति मांग सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एडवाइजरी jurisdiction कहते हैं। एक केस है केरला एजुकेशन बिल केस 1958 का केस है। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट दीज थिंग्स आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है। तो 1958 में कोर्ट ने क्या बोला, ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो अच्छी बात है। बट एक स्पेशल कोर्ट बिल 1979 का केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडवाइजरी ओपिनियन कैरी स्ट्रॉन्ग परसुएसिव वैल्यू, मतलब मानना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हमारे पास आए हो, हमसे सलाह लिए, माननी पड़ेगी। तो आजकल राष्ट्रपति ने लगभग जाना ही बंद कर दिया, ठीक है, कि भाई ये कोई जजमेंट दे देगी वो मानना पड़ेगा फालतू में, तो इससे अच्छा तो भाई खुद ही काम कर लो। तो एडवाइजरी jurisdiction इस केस की वजह से काफी कम भी हो गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट राइट्स, एंश्योर सोशल जस्टिस, स्पेशली व्हेन अदर ऑर्गन्स फेल। तो कई बार क्या होता है कि मान लो लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो जुडिशरी बीच में आके एक्शन ले सकती है, उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एडवाइजरी jurisdiction एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। अब PIL एंड लैंडमार्क केसेस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और कुछ केसेस आपके बुक में दिए हुए वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो PIL allows public spirited individuals to approach courts on behalf of disadvantaged groups। तो देखो जनरली गाइस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिनके हो रहे होते हैं या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है उनको पता ही नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर मान लो कोई एडवोकेट है और वो ऐसे सोचता है कि भाई ये चीज गलत हो रही है इन लोगों के साथ, मैं PIL लगा देता हूं, ठीक है। तो अब उस इंसान को क्या लेना देना, जैसे मान लो मैंने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन देखा, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है बट किसी और के साथ तो हो रहा है, तो बीइंग एन एडवोकेट आई फाइल अ PIL, दैट इज अलाउड। कोर्ट ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई आपको क्या मतलब है, आप क्यों आए हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में इन द फर्स्ट PIL केस वाज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड रिकॉग्नाइज द राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल। बिहार के अंदर प्रिजनर्स की हालत बहुत खराब थी, लोगों के ट्रायल्स नहीं होते थे, लंबे समय तक जेल में रखा जाता था बिना कोई ऑफेंस के। इसके ऊपर कोर्ट ने एक्शन लिया। पहली बार PIL का केस जो हुआ था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और जस्टिस PN भगवती ने यह जजमेंट दिया था, ठीक है। फिर गंगा पॉल्यूशन केस, सुप्रीम कोर्ट पास सेवरल ऑर्डर्स अगेंस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एंड डायरेक्टेड सिटीज अलोंग गंगा to set up sewage treatment plants. Polluting factories were closed or relocated, helping protect environment and public health। ये तो आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक इसका ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद में वेहिकुलर पॉल्यूशन केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने लीड फ्री पेट्रोल और उसके बाद में कैटलिक कन्वर्टर्स और CNG का यूज प्रमोट किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये इसकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू है, और दिल्ली बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड जहां पे पूरा का पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या तो EV पे चलता है या CNG पे चलता है। ये वेहिकुलर पॉल्यूशन केस है। फिर ओलियम गैस लीक केस, इसमें प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो टॉर्ट्स के अंदर भी आता है उसको इवॉल्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। होल्डिंग इंडस्ट्रीज स्ट्रिक्टली लायबल फॉर हैजार्डस एक्टिविटीज, ठीक है। दिस केस लेड टू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉज सच एज अमेंडमेंट्स टू द फैक्ट्रीज एक्ट एंड इनेक्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग PIL एंड लैंडमार्क केसेस। नाउ सुओ मोटो पावर्स, उसके अलावा लीगल एड एंड एमिकस क्यूरे। सुओ मोटो एक्शन का मतलब होता है खुद अपने आप किसी चीज का एक्शन ले लेना, ठीक है। जैसे मान लो कोर्ट को पता चला कहीं पे कोई गलत चीज चल रही है, अपने आप एक्शन ले लिया कोर्ट ने, ठीक है, बिना कोई कंप्लेन के, बिना कोई FIR के। तो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सुओ मोटो एक्शन, मीनिंग इट कैन इनिशिएट केसेस ऑन इट्स ओन विदाउट अ पिटिशन बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स या फिर लेटर्स। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक द कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस बोले तो किसी मामले के ऊपर ध्यान देना या एक्शन लेना, ठीक है, ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मिड डे मील टू चिल्ड्रन एंड इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट्स। तो देखो कोविड के टाइम पे स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो क्या होता था,
सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है ना, वो कैसे मिलेगा, बच्चे जा ही नहीं रहे स्कूलों में, लेकिन गवर्नमेंट्स को बोला कि भाई इनके घर पे राशन के पैकेट पहुंचाओ, ठीक है, ये कोर्ट ने बोला था, तो इट वाज अ सुओ मोटो केस, खुद लिया हुआ एक्शन था, ठीक है। कोर्ट ऑल्सो इंश्योर्स एक्सेस टू जस्टिस थ्रू फ्री लीगल एड फॉर वीकर सेक्शंस एंड अपॉइंट्स एमिकस क्यूरे, ये भी आपकी बुक के अंदर डिटेल में डिस्कस है, आई गेस लेक्चर 8 यूनिट 8 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में एमिकस क्यूरे को भी अपॉइंट किया जाता है। एमिकस क्यूरे इज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब बेसिकली जो कोर्ट को हेल्प आउट करते हैं लोग, थोड़े बहुत डिटेल्स वगैरह देते हैं ना, ये सारी की सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट करता है। अब रोल्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो दी लोअर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट होते हैं, ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, उसके बाद में हाई कोर्ट होते हैं, मतलब केस सबसे पहले इनके पास जाता है, फिर हाई कोर्ट के पास केस जाता है। इनके पास टेरिटोरियल और पेक्यूनरी लिमिट्स होती है, मतलब टेरिटरी डिसाइडेड है कि इस एरिया के केस इस कोर्ट के पास, उस एरिया के केस उस कोर्ट के पास, और पेक्यूनरी लिमिट मतलब पैसे वाली लिमिट, ठीक है, कि मान लो 20 करोड़ का केस है वो सीधा हाई कोर्ट जाएगा, 2-3 करोड़ तक का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, 20 लाख तक का केस है वो नीचे वाले कोर्ट में जा सकता है, इस तरीके की लिमिट्स भी होती है, ठीक है। स्मॉल सिमिलर हायरार्की एग्जिस्ट इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, वंस मैटर्स आर एडजुडिकेटेड बाय दीज कोर्ट्स, ये अपील के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी रिट जुरिसडिक्शन है, सेम आर्टिकल चेंज होता है, आर्टिकल 226 वही मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर 2 के अंदर आप इन रिट रेमेडीज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या कहता है, पहले तो आर्टिकल्स याद करो, ठीक है। आर्टिकल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो होता है आर्टिकल 124 के अंडर, और हाई कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो होता है आर्टिकल 217 के अंडर, ठीक है। अब आर्टिकल 124 क्या कहता है, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, फिर अपॉइंटमेंट करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। फिलहाल जो चल रहा है वो एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का डिसीजन है, एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है, जो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज एट सुप्रीम कोर्ट आर, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, 5 साल किसी हाई कोर्ट के अंदर जज रह लिए, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 10 साल वकालत कर ली, या फिर प्रेसिडेंट के नजर में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, मतलब कानून के बहुत अच्छे जानकार हो, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो होता है आर्टिकल 217 के अंदर, ठीक है। हाई कोर्ट जज भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, गवर्नर नहीं अपॉइंट करता है। डिस्कशन किसके साथ करना है, सीजीआई के साथ, स्टेट के गवर्नर के साथ, और उसके अलावा चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस देख लो, हाई कोर्ट जजेस की एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10 साल की जुडिशियल ऑफिस होल्ड करी हुई होनी चाहिए, कोई भी जुडिशियल सर्विस, ठीक है। उसके अलावा 10 साल की वकालत, इनमें से कोई 2 में से एक चीज होनी चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई एक, और उसके अलावा इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। तो दिस इज अबाउट द हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट, आर्टिकल इज 217, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद दीज पीपल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अपॉइंटमेंट टू द लोअर कोर्ट्स, तो लोअर कोर्ट्स का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है, ठीक है, विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और आर्टिकल है 233, आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लोअर कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है बाय द गवर्नर, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पे क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर कंसल्टिंग हाई कोर्ट, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट है, जैसे राजस्थान में किसी डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके गवर्नर अपॉइंटमेंट कर देगा। क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो है ही, उसके अलावा मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट, जैसे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, और उसके अलावा एनी पर्सन हु हैज हैड मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज ए लॉयर, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 35 इज द मिनिमम एज लिमिट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 35 एज लिमिट है, बाकी नॉर्मली तो आरजेएस वगैरह तो 23-24 साल की उम्र में भी लोग बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट। नाउ कंटेंट्स ऑफ पार्ट 2, ये सारे के सारे टॉपिक्स अभी बचे हैं। प्रेजेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम, 3 जजेस केसेस, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट होता है, रिटायरमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, इंपीचमेंट प्रोसीजर, देन ट्राइब्यूनल्स, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया, इवोल्यूशन आ गया, फिर ये केसेस आ गए, केशवानंदा भारती, इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण, मिनर्वा मिल्स, इंदिरा सोने, एसआर बोमाई, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू और कंक्लूजन, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। पार्ट 2 विल बी रिलीजिंग वेरी सून, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर गाइस, आई विश यू अ गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और कमेंट्स वगैरह करना, बताना, अगर कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कर लेना, मेरी ईमेल आईडी पड़ी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ईमेल कर लेना। स्टे कनेक्टेड, ठीक है। सी यू गाइस।